Hello everyone, welcome to Hanuman Studies. In this video, we are going to discuss topic of Indian polity and constitution, evolution of Indian constitution of part 1. ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स विच इज सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, sovereign socialist secular democratic republic with a parliamentary system of government। ठीक है, इंडिया एक सोवरेन देश है, सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक देश है जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वर्क करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के बीच में। ओके, पार्लियामेंट क्या हो गया? सेंट्रल लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर क्या हो गया? विधान परिषद, विधान मंत्रालय, ये सब चीज़ें। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का फंडामेंटल लॉ है जिसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के आधार पर बनाया जाता है ताकि किसी भी देश का गवर्नमेंट उसमें रन कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं, लाइक अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, तो उनके वर्किंग को भी ये लोग नियम रूल्स फिक्स करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये फुल ऑपरेशन में आया था 26 जनवरी 1950 से। ओके, 26 जनवरी 1950 से इट केम इनटू फुल ऑपरेशन। ओके, so I have divided it into few parts. So first part is evolution of Indian constitution, Indian constitution का evolution. So we will discuss also this in two parts, divided into two parts. One part includes the important acts before 1900 and all other parts includes after 1900, all the acts or reforms that took place after 1900. Right. So though the system was ancient India, though the system of ancient India have its reflections in the constituent of India, पुराने समय के जो एंशियंट इंडिया के टाइम के जो भी रिफ्लेक्शंस है वो थोड़े बहुत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिखते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इन सबको भी डिस्कस करूंगा। तो ये सब दीज आर द एक्ट्स विच टुक प्लेस बिफोर 1900। ये सब एक्ट्स जो है वो 1900 से पहले टुक प्लेस हुए थे। ओके, सो फर्स्ट एक्ट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। This act was based on the report of a committee headed by British Prime Minister Lord North। 1773 का जो एक्ट था वो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ के कमिटी के अंडर बेस्ड बनाया गया था। एंड आफ्टर दिस एक्ट द गवर्नेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज पुट अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल। इस एक्ट के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नेंस था, जो कि इंडिया पे रूल करने का, इंडिया पे शासन करने का, इंडिया से बिजनेस करने का जो भी नियम था, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल के हाथ में चला गया था। गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज नॉमिनेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ ऑल द 3 प्रेसिडेंसीज। ये कलकत्ता, बॉम्बे और मैड्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो गवर्नर जनरल बन चुके थे। तो बंगाल के जो गवर्नर थे उन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया था कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी का की जगह का। एंड वैसे ही पहले गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंग पूरे देश के। Further, a Supreme Court was established in Calcutta and Governor General was empowered to make rules। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश कर दिया गया था और गवर्नर जनरल को पावर दे दिया गया था ताकि वो रूल्स और रेगुलेशंस और ऑर्डिनेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कंसेंट से पास कर सके। ओके, तो 1773 एक्ट था ये जिसको बनाया गया था एक कमेटी के द्वारा, जिसका हेड थे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ। ओके, लॉर्ड नॉर्थ। फिर इसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया गया था 3 प्रेसिडेंसी के, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल एंड मैड्रास। इन 3 प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया था गवर्नर ऑफ बंगाल को। और ऐसे ही गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंग्स हु वाज द सच फर्स्ट गवर्नर जनरल। एंड सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता, और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को एस्टैब्लिश कर दिया गया था और गवर्नर जनरल को रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डिनेंस बनाने का सुप्रीम कोर्ट के कंसेंट से बनाने का ऑर्डर मिल चुका था। ओके, सेकंड एक्ट इज पिट्स एक्ट 1784। पिट्स एक्ट, सेकंड एक्ट जो है वो है पिट्स एक्ट 1784। ओके, लेट्स रीड इट इन डिटेल। This act was enacted to improve the provisions of Regulating Act of 1773। ठीक है, 1773 का जो एक्ट था तो उसमें इम्प्रूव करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था ताकि कंपनी का जो सिस्टम है उसमें बेटर डिसिप्लिन आ सके, लोग जो है और अच्छे तरीके से काम करें। तो अ 6-member बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स वाज सेट अप विच वाज हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक 6 सदस्य बोर्ड बनाया गया था जिसके हेड थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर। तो ऑल द पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर गिवन टू दिस बोर्ड, और जितने भी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे वो इस बोर्ड को दे दिया गया था, 6 मेंबर के जो बोर्ड थे। प्रोविंसेस हैड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द जनरल गवर्नर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोविंसेस मतलब जो छोटे छोटे प्रांत थे उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नर जनरल का
के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता था, ताकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो भी अच्छी तरीके से वर्क कर सके। सो इट वाज द पिट्स एक्ट ऑफ 1784। नाउ मूविंग टू फर्दर, वी केम टू चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, आगे फिर क्या आया, चार्टर एक्ट आया 1793 में। चलिए इसमें देखते हैं क्या था। तो इन दिस एक्ट मेन प्रोविजन ऑफ द प्रीवियस एक्ट वर कंसोलिडेटेड। इस एक्ट में प्रीवियस एक्ट के जो भी मेन प्रोविजंस थे उन्हें कंसोलिडेट किया गया था, एक जगह और संगठित किया गया था, और उसे और बेहतर बनाने के लिए। इट प्रोवाइडेड द पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। अब जो मेंबर्स थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उनको जो भी सैलरी अब दिया जाने लग गया था, वो भी किस में से, तो इंडियन रेवेन्यू के कलेक्शन से। ठीक है, भारत के पैसे से उन्हें सैलरी भी दिया जाने लग गया था। एंड कोर्ट्स वर नॉट गिवन द पावर्स टू इंटरप्रेट रूल्स एंड रेगुलेशंस। और कोर्ट्स को, यानी कोर्ट कार्रवाई कर सकते थे अब रूल्स और रेगुलेशंस बनाने के लिए। तो 1793 इट वाज द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813। सो ट्रेड मोनोपोली आफ्टर दिस, द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड। इस एक्ट के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड का मोनोपोली था सिर्फ पूरे देश में, वो एंड पे आ गया। पावर्स ऑफ थ्री द काउंसिल्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता वर एनलार्ज्ड। अब ये थ्री काउंसिल्स थे, पहले से थ्री प्रेसिडेंसीज थे, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। इनके पावर्स को भी और बढ़ा दिया गया। सो दे वर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू ग्रेटर कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल इनके अंडर आ गया था। लोकल ऑटोनोमस बॉडीज वर एम्पावर्ड टू लेवाई टैक्सेस। लोकल ऑटोनोमस मतलब सेल्फ गवर्निंग बॉडीज जो थे लोकल स्टेट लोकल लेवल पे, तो वो भी अब टैक्स ले सकते थे एज पर परमिटेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से जब इन्हें परमिट मिल जाता था, तो ये भी टैक्स जो है वो अब लेवाई कर सकते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू स्प्रेड देयर रिलीजन इन इंडिया। ओके, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में क्या किया गया कि क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया कि वो अपने रिलीजन को इंडिया में स्प्रेड कर सकते हैं। तो उसके आगे का जो एक्ट है दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, लेट्स रीड अबाउट इट। The Governor General and his council were given vast powers. During this act, the Governor General and his council were given very vast powers. The council got full powers regarding revenue, and a single budget for the country was prepared by the Governor General. काउंसिल को फुल पावर्स मिल गया था रेवेन्यू के रिगार्डिंग, और एक सिंगल बजट पूरे कंट्री के लिए पास होने लग गया था गवर्नर जनरल के द्वारा। ठीक है, ये किसका बात करें हम लोग, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1883 1833। ओके, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। So, for the first time, the Governor General's government was known as the Government of India। और इस समय से 1833 के चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल्स के सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाने लग गया था, और के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंडियन काउंसिल कहा जाने लग गया था। ओके, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से नाउ कमिंग टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 देखते हैं इसमें क्या था। So it was the last of the charter acts, and it's made important changes in the system of Indian legislation। ये चार्टर एक्ट्स का लास्ट था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस लाया था इंडियन लेजिस्लेशन में। दिस एक्ट फॉलोड अ रिपोर्ट ऑफ देन गवर्नर जनरल डलहौजी। इसने एक रिपोर्ट फॉलो किया था उस समय के गवर्नर जनरल के बारे में, जनरल डलहौजी के बारे में। अ सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल वाज टू बी अपॉइंटेड। बंगाल के लिए एक सेपरेट गवर्नर अपॉइंट किया गया था। एंड कंपनीज एम्प्लॉयज वर टू बी डन थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज थे, अब उनका सिलेक्शन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिस पे होने लग गया था। आफ्टर दिस एक्ट, इस एक्ट के बाद द लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द काउंसिल वर सेपरेटली आइडेंटिफाइड। और इस एक्ट के बाद से लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो था काउंसिल का, वो अलग अलग आइडेंटिफाई होने लग गया था। तो इट वॉज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सो इट वाज द लास्ट ऑफ द चार्टर एक्ट, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या आने लग गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। चलिए, तो अब इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। फ्रॉम दिस एक्ट, ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू एज्यूम सोवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इस एक्ट से ब्रिटिश क्राउन ने डिसाइड किया कि अब वो जो भी पावर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी तरह से अपने अंदर ले लेगा। ऐसा हुआ था रिवोल्ट ऑफ 87 को ध्यान में रिवोल्ट ऑफ 1857 को ध्यान में रखते हुए। ओके, 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था मंगल पांडे वाला जो था, वो कॉमनली नोन है, जिसको सब लोग जानते हैं, तो उसके बेसिस पे इस एक्ट को लाया गया था। और इट प्रोवाइडेड फॉर एब्सोल्यूट ब्रिटिश कंट्रोल। ये पूरा ब्रिटिश कंट्रोल दिया इंडिया पे। ठीक है, इंडिया पे पूरी तरह से ब्रिटिश का कंट्रोल हो सके। एंड पॉपुलर पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। और इंडियन ब्रिटिशर्स का जो है पूरी तरह से पार्टिसिपेशन हो सके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री में। Now, further, the powers of the crown were to be exercised by the Secretary of State of India।
पावर्स ऑफ द क्राउन, मतलब रानी या फिर राजा का जो भी पावर हुआ करता था सेंटर में, तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के द्वारा किया जाने लग गया, असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। ठीक है, 15 मेंबर्स के काउंसिल के द्वारा काम करता था, जिसे काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाने लग गया। नाउ कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस हेडेड बाय गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर हेडेड बाय हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। कंट्री को, अपने देश को प्रोविंसेस में बांटा जाने लग गया। ये छोटे छोटे प्रांतों में छोटे छोटे रीजन डिवाइड होने लग गए, जिसमें गवर्नर होता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था, जिनके अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स होते थे। फर्दर, ऑल द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल। ठीक है, जितने भी गवर्नेंस का काम हुआ करता था वो गवर्नर जनरल को अथॉरिटी दे दिया गया था। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि जवाब देता था किसी भी स्टेट के सेक्रेटरी को। एंड सेक्रेटरी जो हुआ करता था वो रिस्पॉन्सिबल होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। वो कहाँ रिपोर्ट करता था, तो सीधे यूरोप यानी ब्रिटिश के पार्लियामेंट में। सो इट वाज द एक्ट ऑफ 1858। इट वाज द एक्ट ऑफ 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नाउ इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें क्या है कि इस एक्ट से द पावर्स ऑफ द क्राउन वर टू बी एक्सरसाइज बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब जो पावर क्राउन के पास था यूरोप में, इंग्लैंड में, अब वो पावर स्टेट के सेक्रेटरी को दे दिया गया था, इंडियन प्रोविंस के स्टेट के सेक्रेटरी को दे दिया गया था, जो कि 15 मेंबर के काउंसिल के द्वारा काम करते थे और उन्हें काउंसिल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। ओके, तो 1868 से ऐसा पावर सेक्रेटरी के पास आ गया था क्राउन से। So this act enabled the Governor General to associate representatives of the Indian people with the work of legislation. अब इस एक्ट की मदद से क्या हुआ कि इसने गवर्नर जनरल को इनेबल किया कि इंडियन पीपल को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एसोसिएट किया जाए लेजिस्लेशन के वर्क में। ठीक है, इंडियन पीपल्स को रिप्रेजेंट किया जाए एसोसिएटिव के वर्क में, लेजिस्लेशन के वर्क में। This act also provided that the Governor General's Executive Council should include certain additional non-official members also. अब इसमें यह भी बताया गया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को भी इंक्लूड किया जाए। गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है तो उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी रहे। ठीक है, इस एक्ट ने डिसेंट्रलाइज कर दिया लेजिस्लेटिव पावर्स को गवर्नर जनरल काउंसिल के, एंड कंप्लीटली वेस्टेड देम इन द गवर्नमेंट्स ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास। और ये पूरा पावर ट्रांसफर हो गया था बॉम्बे और मैड्रास के गवर्नमेंट्स को। इसके बाद एक और एक्ट बचता है इंडियन काउंसिल एक्ट। इसे आप पढ़ें और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इट इज़ काइंड ऑफ गुड, इसे आप तैयारी करें, अपना रिव्यू ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।